डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने नीट 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हम लोग कई वीडियोज बनाया इस पे रिलेटेड और इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया और क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन जो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इसी क्वेश्चंस को हम लोग को पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस है, देखो, ये क्वेश्चन नंबर 168। जो क्वेश्चन नंबर 168 है, इसी को देखो बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 68 क्लास 12 का क्वेश्चन है और क्लास 12 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन है बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, क्या कहता है। कहता है कि करेक्ट प्रोडक्ट को निकालना अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, देखो बच्चों, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, इसका बेसिकली काम क्या है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम है और इस एंजाइम का बेसिकली क्या होता है, यूज्ड होता है, यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन में ये एंजाइम का यूज्ड होता है। तो आपको लगता होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहते किसको हैं। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली एक क्या है, प्रोसेस है जहाँ पर ये डीएनए है। सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए हुआ और इस डीएनए से यहाँ पर एक प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये आरएनए का निर्माण होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए एंजाइम का जरूरत होता है और उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज जो है, कौन सा एंजाइम, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये अलग अलग तरह का होता है आरएनए पॉलीमरेज। देखो इसका, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, तो बेसिकली मान लें कि ये डीएनए है। ये डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम का है। अब देखिए, इसमें जो दिया हुआ है, कहता है गिवन टेम्पलेट। ये टेम्पलेट को दिया है। देखो, ये जो टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट का सीक्वेंस दिया है। क्या क्या सीक्वेंस है, तो देखो टी, इसका जो टेम्पलेट का सीक्वेंस है वो क्या है, देखो TAC, उल्टा कर दिया। देखो यहाँ हम लोग 3 प्राइम कर देंगे और इसको हम लोग 5 प्राइम कर देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्राइम और यहाँ हो जाएगा ये 3 प्राइम। तो देखो TAC, फिर क्या है TAC ATG, फिर AT, ये G है। फिर देखो ATG के बाद ये क्या है, GC, फिर आता है ये GC। देखो डायरेक्ट यहीं पे, इसको अगर डायरेक्ट देखोगे, ये टेम्पलेट स्टैंड है। क्या टेम्पलेट स्टैंड है, देखो टेम्पलेट स्टैंड जो आता है इसमें, वो टेम्पलेट स्टैंड क्या है, टेम्पलेट स्टैंड देखो TACA, फिर TG, फिर क्या TGG, फिर है CAAA, TAT,
टी है ना, फिर सी सी ए, और लास्ट में फिर क्या टी टी सी ए। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो टी का उल्टा क्या लग जाएगा ए, और ए का उल्टा क्या होगा टी, लेकिन आरएनए में टी तो होता नहीं है, तो क्या होगा यू। फिर सी का उल्टा क्या होगा जी, ए का उल्टा क्या होगा, तो टी होता है तो टी नहीं होगा यू, टी का उल्टा ए, जी का उल्टा सी का उल्टा जी, ए का उल्टा क्या होगा यू यू यू, फिर क्या होगा ए यू, फिर क्या होगा ए जी जी, फिर क्या होगा यू, फिर ए जी, और क्या होगा यू होगा। तो देखो इसको अगर आप देखें ऑप्शन नंबर में 1, देखो टी का उल्टा क्या होगा ए, है ना यू, तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है करेक्ट है। यानी जो टेम्पलेट स्टैंड होता है बच्चों, उसी को क्या किया जाता है डिकोडिंग किया जाता है, और आरएनए का ये क्या करता है फॉर्मेशन करता है। जैसे अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर इसको देखें तो इस तरह से हम लोग हल्का सा देख रहे थे, क्या हल्का सा हम लोग देख रहे थे, जैसे टी कुछ और हो गया यहाँ पर। अगर इसको फिर ये जी बनाए सी बना दे फिर टी बना दे, तो यहाँ पर क्या होगा ए होगा, ये टी होगा, ये जी होगा, ये टी होगा, ये ए होगा, ये सी होगा, ये सी होगा, ये जी होगा, और ये क्या होगा ए होगा। तो देखो ये कोडिंग स्टैंड है। ये कौन सा स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड। और ये कौन सा स्टैंड, ये जो है ये टेम्पलेट स्टैंड है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में डिकोडिंग होता है किसका, टेम्पलेट स्टैंड का डिकोडिंग होता है। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, और इस ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनेगा वो आरएनए में क्या होगा बच्चों, तो देखो ये आरएनए बना, और टी है तो क्या होगा ए होगा, टी है तो क्या होगा ए होगा, और फिर ए है तो क्या होगा यू होगा, सी है तो जी होगा, ए है तो क्या होगा यू होगा, टी है तो ए होगा, जी है तो सी होगा, सी होगा, फिर क्या होगा जी होगा, फिर क्या होगा टी है तो यू होगा। ये देखिए एक टी का उल्टा हमेशा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो है, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा यू होता है, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ए होता है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है ना। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो इस तरह से क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़े, तो देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 157 है। 157 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 157 को देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 157 के किसको हम लोग क्वेश्चन 157 कहते हैं, ये बेसिकली 11th क्लास से क्वेश्चन है, और 11th क्लास में ये बायोमोलिक्यूल्स एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इसी बायोमोलिक्यूल्स का ये बेसिकली क्या है क्वेश्चन है। इस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का बहुत बेहतरीन है। देखिए लिस्ट ए है 1 है, और यहाँ पर लिस्ट क्या है 2 है। तो यहाँ पर ये सब इंजाइम्स है, बेसिकली ये क्या है, ये इंजाइम्स का नाम दिया हुआ है। तो देखो इस इंजाइम में पहला इंजाइम का जो नाम है, इस इंजाइम में सबसे पहला जो इंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। इंजाइम में जो सबसे पहला नाम आता है जिसको हम लोग लाइपेज कहते हैं। तो लाइपेज बेसिकली क्या है, ये डाइजेस्ट करता है। ये किसको डाइजेस्ट करता है, तो ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। ये जो एंजाइम लाइपेज है ये लिपिड्स को क्या करता है डाइजेस्ट करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल और किस में फैटी एसिड्स में। तो देखो दूसरा, तो यानी ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये जो आपका है ना कौन सा बोन, तो हम लोग कहते हैं ईस्टर बोन। तो देखे लिपिड्स को अगर आप देखोगे तो लिपिड्स में दो चीज़ होता है। इस लिपिड्स को अगर देखें तो एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड्स। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को मिलाकर हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं। अगर आप इसको देखो ध्यान से कि किस तरह से ये होता है, मॉडल के तौर पे अगर देखें तो ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया,
इस ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जुड़ा, इस ग्लिसरॉल में ये दूसरा फैटी एसिड जुड़ा, और इस ग्लिसरॉल में तीसरा फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स के बीच जो बॉन्ड है इसको हम लोग स्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो बच्चों, इसको स्टर बॉन्ड कहा जाता है। कैसे स्टर बॉन्ड? CH2OH है, OH है, फिर CH क्या है, ये OH है, और फिर लास्ट में CH2OH है। अब यहाँ पर फैटी एसिड्स आएगा, और ये फैटी एसिड्स क्या होगा, देखो इस फैटी एसिड्स को देखो, ये क्या होगा, COO है ना, देखो COH, और यहाँ पे क्या O, इधर R हो गया, फिर देखो CO, इधर OH, और इधर क्या हो गया, R हो गया, फिर देखो CO, इधर OH, और इधर क्या हो गया, R हो गया, अल्काइल ग्रुप हुआ। तो ये सब जो है ये कौन सा एसिड है, ये जो है ये फैटी एसिड्स है, ये भी एक फैटी एसिड्स है, ये भी एक कौन सा एसिड है, ये सब फैटी एसिड्स है, ये फैटी एसिड्स है, ये भी फैटी एसिड्स है। अब इस दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, इस दोनों के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। H2O क्या होगा, इससे वाटर ये बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो देखिए, अब वाटर बाहर निकले पर क्या होगा, तो CH2O, फिर CHO, फिर CH2O होगा, और इसके साथ क्या अटैच्ड हो जाएगा, देखो ये अटैच्ड होगा COOR, फिर इससे क्या अटैच्ड होगा, COOR, इससे भी क्या होगा, COOR अटैच्ड होगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस स्टर बॉन्ड को है ना कौन तोड़ता है, इस स्टर बॉन्ड को ये लाइपेज एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। यानी लाइपेज क्या करेगा, अगर ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स हम लोग कहते हैं, देखो कौन सा ग्लिसराइड्स, एक नाम आता है ट्राइग्लिसराइड्स का, देखो ट्राइग्लिसराइड्स, देखो किसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ये ग्लिसरॉल हुआ, ये क्या हुआ, ये ग्लिसरॉल, और यहाँ पर ये भी एक फैटी एसिड्स हो गया बच्चों, ये भी एक फैटी एसिड्स हो गया, ये भी एक क्या हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, और ये सब बॉन्ड का नाम क्या होगा, ये सब बॉन्ड का नाम स्टर बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर एंजाइम दिया जाएगा, और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, इस एंजाइम का नाम ये लाइपेज होगा। एंजाइम का नाम क्या होगा, लाइपेज। ये जो लाइपेज है ये बेसिकली क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और ये पूरा ग्लिसरॉल अलग होगा। देखो ये ग्लिसरॉल अलग हो गया, और प्लस क्या होगा, 3 ये फैटी एसिड्स ये भी क्या हो गया, अलग हो गए। समझ रहे हो? तो लाइपेज कौन सा बॉन्ड को तोड़ता है बच्चों, तो लाइपेज जो है हमेशा कौन सा बॉन्ड को तोड़ेगा, ये जो लाइपेज है ये हमेशा ये स्टर बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। क्लियर है? दूसरा एंजाइम क्या है, तो हम लोग कहते हैं न्यूक्लियेज। देखो किसको आखिर न्यूक्लियेज कहा जाता है, देखो एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम न्यूक्लियेज है। तो न्यूक्लियेज बेसिकली ये जो एंजाइम है ये यूज्ड होता है किसके लिए, यूज्ड फॉर डाइजेशन, किसका डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फिर माइंड में आपका जाता होगा कि किसको आखिर न्यूक्लिक एसिड कहते हैं बच्चों, तो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं, ये डीएनए और आरएनए को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये जो डीएनए है और क्या बोलते हैं आरएनए, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना है जो डीएनए और आरएनए है ये बेसिकली हेटेरोपॉलीमर है। ये कौन सा पॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर है, हेटेरोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का हेटेरोपॉलीमर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और आरएनए कहते हैं। तो अब डीएनए और आरएनए का डबल स्ट्रैंड होता है। मान लें कि अगर इस तरह से डीएनए बनाए, ये डीएनए बनाया, और डीएनए का कितना स्ट्रैंड हुआ, ये डबल स्ट्रैंड हो गया, और ये डबल स्ट्रैंड जो है इस स्ट्रैंड का ये क्या हो गया, बैकबोन हो गया।
ये स्ट्रैंड का क्या हो गया, ये बैकबोन हो गया। और बैकबोन में दो चीज होता है, एक क्या होता है, जब भी बैकबोन होगा एक शुगर होगा और दूसरा फॉस्फेट होगा बच्चों, शुगर और फॉस्फेट होगा। और दोनों आपस में स्ट्रैंड जुड़ा होता है, और जिससे जुड़ा होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये एच बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड क्या होता है, जुड़ा होता है। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, तो हम लोग अगर इस डीएनए को डाइजेस्ट करना चाहे, तो यानी इस बैकबोन को अगर देखें, तो देखो ये राइबोज हम लोग बनाते हैं। ये सपोज ये राइबोज बना, ये राइबोज डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज, तो यहाँ पर ओ होगा और यहाँ पर फॉस्फेट होगा। देखो दूसरे में हम लोग बनाते हैं, देखो ये जगह थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। देखो दूसरे में हम लोग क्या कहा कि मान लें कि ये राइबोज है, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। देखो यहाँ तो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरासिल होगा, ये जो भी होगा थायमिन होगा। अब अगर यहाँ ओ एच लगा दिया, यानी ये क्या होगा, डीएनए का होगा। ओ एच अगर लगा देते, ये एच लगा दिया, तो यानी किसको बता रहा है, डीएनए को बता रहा है। और अगर इसमें क्या रहता, अगर इसमें ओ एच रहता तो ये किसको बताता, ये बताता आरएनए को, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब देखो यहाँ पर ओ एच होता है, और ओ एच किससे, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट से अटैच्ड होता है। ये फॉस्फेट फिर यहाँ पर किससे, तो देखो ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन नंबर 4 है, फिर यहाँ CH2O है, और फिर यहाँ पर CH2O क्या करेगा, बीच में ऑक्सीजन से ये लिंक होगा। तो ये भी बॉन्ड देखो क्या है, फॉस्फो स्टर है, और ये भी बॉन्ड क्या है, ये फॉस्फो स्टर है। तो दो फॉस्फो स्टर आ गया। जब दो फॉस्फो स्टर आ गया, इसी को फॉस्फो क्या बोला जाता है, डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अगर इसको मॉडल के तौर पे अगर बनाते हम लोग, ये देखो ये एक फॉस्फो है ना, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड्स है, ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और इस न्यूक्लियोटाइड्स में ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या रख दिया, फॉस्फो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रख दिया। अगर यहाँ पर एंजाइम दे कौन सा, न्यूक्लियेज को, एंजाइम दे कौन सा, ये न्यूक्लियेज एंजाइम अगर डाला जाए, ये एंजाइम को अगर यहाँ पर ट्रीट करे, तो अब होगा क्या, सारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो जाएंगे, तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए, फ्री हो गए। समझ रहे हो बात। तो न्यूक्लियस किसको तोड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करता है बच्चा, तोड़ता है। तो देखिए क्वेश्चंस को अगर आप जाएं, क्या है, तो कहता है कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करेगा, ये जो न्यूक्लियस है ये डाइजेस्ट करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। अब देखिए एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज है, इसको हम लोग प्रोटीएज कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट एंजाइम का नाम प्रोटीएज है। देखो किसको आखिर प्रोटीएज कहते हैं, तो प्रोटीएज एंजाइम है जो डाइजेशन करता किसका, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और सब लोग जानते हो कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर ऑफ किसका, एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर है, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं बच्चों, हेट्रोपॉलीमर है। कौन सा, तो हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड का। अगर इसको मॉडल के रूप में देखा जाए, तो एक अमीनो एसिड हुआ, दूसरा अमीनो एसिड हुआ, तीसरा अमीनो एसिड हुआ। इस तरह से अमीनो एसिड को प्यार से ए कहा जाता है, प्यार से इसको हम लोग ए कहा, ये ए
ये प्यार से ए कहा जाता है। अब देखो ये जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड होगा, इस एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। दो एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अगर इसमें एंजाइम कौन सा दिया जाए? अगर इसमें एंजाइम प्रोटीएज से ट्रीट किया जाए, कौन सा एंजाइम से ट्रीट किया जाए? प्रोटीएज एंजाइम से इसको डाइजेस्ट किया जाए, तो अब ये क्या होगा बच्चों? सारे के सारे एमिनो एसिड्स, जितने भी एमिनो एसिड्स है, ये सारे एमिनो एसिड्स क्या हो जाएंगे? ये सारे एमिनो एसिड्स स्वतंत्र हो जाएंगे। एमिनो एसिड्स ये क्या होगा? एमिनो एसिड्स फ्री हो जाएगा। तो ये प्रोटीएज किसको तोड़ रहा है? ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया? प्रोटीएज डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करेगा? ये हमेशा किसको डाइजेस्ट करेगा? ये हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड को ये क्या करेगा? तोड़ेगा बच्चों। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे है? प्रोटीन में है। तो यानी प्रोटीएज किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। आसान सा था बात। अब है लास्ट एंजाइम, जिसका नाम है अमाइलेज। देखिए किसको आखिर हम लोग अमाइलेज कहते हैं? देखो एंजाइम है, बहुत ही फेमस एंजाइम है अमाइलेज। तो कहते हैं एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है किसको? तो देखो डाइजेस्ट, ये किसको डाइजेस्ट करता है? तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे फेमस नाम किसका है? तो सब लोग जानते हो स्टार्च का है। तो जो स्टार्च है ये प्लांट में बनता है। कहाँ पर? ये रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें आरएफएम इन प्लांट है, और प्लांट से हम लोग भोजन के रूप में, प्लांट से हम लोग डाइट के रूप में इस स्टार्च को खाते हैं। जब स्टार्च पेट में जाता है तो इसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा, डाइजेशन होगा। तो स्टार्च है बेसिकली किसका? तो देखो यहाँ पर अलग अलग ये ग्लूकोज है, ये अलग अलग क्या है? ये ग्लूकोज है। तो लंबा से ग्लूकोज का क्या होगा? चेन होगा। जहाँ पर ग्लूकोज आपस में लिंक होगा, और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए। तो देखो यहाँ पर एंजाइम देते हैं। कौन सा एंजाइम? तो हम लोग कहते हैं अमाइलेज। जैसे ही इसको अमाइलेज मिलेगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा, और सारा का सारा ग्लूकोज, ये जितने भी ग्लूकोज है यानी मोनोसेक्राइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जितने भी ये सेक्राइड्स है, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। जितने भी मोनोसेक्राइड्स है, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स वो अलग हो जाएगा, सेपरेट होगा। डाइजेशन ऑफ क्या हो गया? स्टार्च हो गया। तो देखो अगर हम लोग देखते अमाइलेज, तो कौन सा बॉन्ड को तोड़ा? अमाइलोज जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ये क्या करेगा? तोड़ेगा बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट का बात हम लोग करें, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 176। तो क्वेश्चन नंबर 176 को अगर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 176 में क्या कहता है? लिस्ट 1 है और लिस्ट सेकंड है। यहाँ पर अलग अलग नाम है। तो देखो पहला वर्ड क्या है? एक्जोनीम है। देखो पहला वर्ड क्या है? देखो एक्जोनीम। ये एक्जोनीम कहते किसको है? तो याद रखना ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता बच्चों, ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल में होता है। मान लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल बनाया। अब इस यूकैरियोटिक सेल में ये इस तरह से आउटग्रोथ होता है, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। देखो इसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। कौन सा बॉडी कहते हैं? ये बेसल बॉडी हो गया। देखो ये बेसल बॉडी हुआ, और ये प्रोटीन स्ट्रैंड है। देखो ये प्रोटीन स्ट्रैंड है, जिसको हम लोग एक्जोनीम कहते हैं। और ये इसका क्या हो गया?
सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये फिगर किसका हो गया? ये फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है या हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया। फ्लैजिला एंड सिलिया में ये एक्सोनिम पाया जाता है। क्लियर है? और यूकैरियोटिक सेल का है, ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है या सिलिया है, उसमें प्रोटीन स्ट्रैंड होता है। एक्सोनिम का मतलब कौन सा स्ट्रैंड? इसको हम लोग प्रोटीन स्ट्रैंड कहते हैं। ये जो प्रोटीन स्ट्रैंड है, इसी प्रोटीन स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रोटीन स्ट्रैंड है। इसी प्रोटीन स्ट्रैंड को देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये प्रोटीन स्ट्रैंड है। इसी प्रोटीन स्ट्रैंड को हम लोग एक्सोनिम कहते हैं बच्चों। देखिए दूसरा है, तो एक्सोनिम किस में होगा? तो अगर एक्सोनिम को देखा जाए तो एक्सोनिम किस में हो गया? एक्सोनिम सिलिया एंड फ्लैजिला में हो गया। देखो कार्टविल, देखो क्या है? पैटर्न, कार्टविल पैटर्न। देखो किसको हम लोग कार्टविल पैटर्न कहते हैं? देखो कार्टविल पैटर्न, ये जो कार्टविल पैटर्न है ये किस में होगा? तो इसको समझिए। देखो बीच में इस तरह से प्रोटीन होता है, बीच में इस तरह से, और इसको देखो बीच में इस तरह से, देखो बीच में, ये बीच में इस तरह से प्रोटीन होता है जिसको सेंट्रल शीथ प्रोटीन कहते हैं। देखो बीच में इस तरह से प्रोटीन होगा जिसको हम लोग सेंट्रल शीथ प्रोटीन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल शीथ प्रोटीन कहेंगे। या इसको और मिला दो पूरी तरह से, ये सेंट्रल, ये शीथ प्रोटीन होगा। देखो ये सेंट्रल शीथ प्रोटीन हो गया। और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ देखो ये क्या होगा? तो इस तरह से ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल होगा। ये ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल होगा, ये ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल होगा। 3 हो गया। ये ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल होगा। 4 हो गया। ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल हो गया। 5 हो गया। ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल हो गया। 6 हो गया। ये है ना 7th हो गया। ये 8 हो गया। और ये क्या हो गया? 9 हो गया। क्लियर है? अब ये क्या करता है? तो देखो ये जो है ये किससे कनेक्टेड होता है? ये हब प्रोटीन से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग रेडियल स्पॉक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेडियल, रेडियल क्या कहा जाता है? स्पॉक कहा जाता है। ये रेडियल स्पॉक से ये किससे कनेक्टेड होता है? तो सेंट्रल शीथ से। और ये हम लोग ए बी सी क्या बोलते हैं इसको? इसका अलग अलग नाम दे दो। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो ए बी और क्या हो गया? सी, ए बी सी, ए बी सी, ये सब क्या हो गया? ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स हो गया। इसको हम लोग ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल्स कहते हैं। अब एक दूसरे से क्या होता है? एक दूसरे से ये इंटरलिंक होता है। एक दूसरे से ये क्या होता है? इंटरलिंक होता है, जिसको हम लोग लिंकर प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहा जाता है? लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। इसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ ये क्या होता है? इसके चारों तरफ देखो, इसके चारों तरफ इस तरह से अमरफस प्रोटीन होता है। ये अमरफस प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ये मेस्यूल्स कहते हैं। ये मेस्यूल्स हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसके तरह? बैलगाड़ी के पहिया की तरह है, जिसको हम लोग कार्टविल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो कार्टविल स्ट्रक्चर किस में होगा? तो कार्टविल स्ट्रक्चर ये किस में होगा? सेंट्रियोल्स में होगा। किस में होगा? देखो अगर इसको देखें ना, क्या देखें हम लोग? देखो कार्टविल स्ट्रक्चर ये किस में होगा? सेंट्रियोल्स में। न्यूक्लियस के पास इस तरह से क्या होता है? न्यूक्लियस के पास ये 2 अलग अलग, ये इस तरह से डिप्लोसोम कहते हैं। ये डिप्लोसोम कहा जाता है। और इस डिप्लोसोम एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल्स कहते हैं। जहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है,
जूम करके देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग कार्टविल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखो उसका होगा। दूसरा सिस्टर्नी। देखो सिस्टर्नी किस में होगा? अगर हम लोग बात करें, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा देखो इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग आउटर आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं बच्चों, और इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इनर इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बेसिकली ये क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, या इसको आउटर क्या बोलते हैं हम लोग? आउटर चैम्बर कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं। और ये जो है इसको हम लोग इनर क्या कहते हैं? इसको इनर चैम्बर कहा जाता है। एक आउटर चैम्बर और दूसरा इनर चैम्बर। और इसी के ऊपर देखो, इसके ऊपर तो हम लोग कहते हैं इसके ऊपर ये इस तरह से पार्टिकल होता है जिसको F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। F1 F0 ये क्या बोला जाता? पार्टिकल्स। तो क्या पूछा गया? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी किस में है? तो हम लोग कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। क्लियर है? तो क्रिस्टी किस में हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। क्रिस्टी किस में हो गया? माइटोसैटेलाइट। देखो सैटेलाइट किसके साथ आता है? क्रोमोसोम के साथ आता है। देखो किस तरह से हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं कि मान लीजिए इस तरह से क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर हुआ और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। देखो ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमेयर है। और देखो इस तरह से सेंट्रोमियर के ऊपर ये होता है जिसको टेलोमियर कहते हैं, टेलोमियर कहते हैं। यहाँ भी ऊपर होगा जिसको हम लोग टेलोमेयर कहते हैं। अब इसी के अंदर डीएनए होता है, इसी के अंदर ये क्या होता है? इसी के अंदर ये डीएनए हो गया। अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पर? देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियोलस होता है, फिर यहाँ पर ये क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस होता है। देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये जो पार्ट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सैटेलाइट है ना, सोम कहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम सारे क्रोमोसोम में नहीं होता, 5 में होता है, 13 में होता है ना, और 15 में होता है। इस तरह से कुछ कुछ खास क्रोमोसोम है एनिमल का जहाँ पे ये क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सैटेलाइट, तो सैटेलाइट किसके साथ होगा? तो सैटेलाइट हमेशा ये क्रोमोसोम के साथ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा? तो देखो क्वेश्चन नंबर 100, देखो 177। तो क्वेश्चन नंबर 177 को अगर देखें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? तो देखो दिया हुआ लिस्ट 1 सबफेज है प्रोफेज का और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो सबसे पहला डाइकाइनेसिस। तो अगर हम लोग मियोसिस को देखें, ये क्या है? मियोसिस। तो मियोसिस में ये जो मियोसिस है, तो मियोसिस फर्स्ट होता, मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज कौन सा होता है? प्रोफेज 1 होता है। प्रोफेज 1 में सबसे पहला लेप्टोटीन होता है, लेप्टोटीन। दूसरा जाइगोटीन, तीसरा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन है ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन। फिर सॉरी क्या होता है? पैकेटीन होता है। देखो क्या होगा? ये पैकेटीन, पैकेटीन। और चौथा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और लास्ट में पांचवा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइकाइनेसिस कहते हैं। तो स्टार्ट किससे किया है? डाइकाइनेसिस लास्ट फेज है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो काइजमाटा बनता है, क्या बनता है? काइजमाटा। देखो क्या बनता है? काइजमाटा। मान लीजिए देखिए इस तरह से क्रोमोसोम था,
ये इस तरह से क्रोमोसोम है और ये इस तरह से क्रोमोसोम है और ये इस तरह से, ये क्या बना था, ये बन गया था काइजमाटा। ये काइजमाटा बना था, है ना। ये काइजमाटा किस में बना था, ये डिप्लोटीन में बना था, डिप्लोटीन में। अब काइजमाटा क्या होगा, अलग होगा। जब ये अलग होगा तो देखो, जब ये अलग होगा तो ये क्रोमोसोम इस तरह से होगा, जिसके साथ ये वाइट के साथ कौन सा, येलो आ गया, और फिर यहाँ पर ये येलो होगा और येलो के साथ क्या आ जाएगा, येलो के साथ ये वाइट वाला आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन। देखो टर्मिनलाइजेशन, इसका टर्मिनलाइजेशन हो गया, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। और काइजमाटा का जैसे ही टर्मिनलाइजेशन हुआ तो रिकॉम्बिनेंट क्या बन गया, देखो रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट क्या बन गया, क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम बन गया बच्चा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए पहला है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले देखो ये क्या बोलते हैं, कंप्लीटेशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा का क्या हो गया, टर्मिनलाइजेशन हो गया। देखो पैकेटिन, पैकेटिन में बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं जो पैकेटिन है यहाँ पर अपीयरेंस होगा किसका, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। कौन सा नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। के मान लें कि इस तरह से क्रोमोसोम हुआ, ये क्रोमोसोम हुआ और इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर हुआ, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहेंगे। फिर अगर मान लें कि दूसरा क्रोमोसोम बनाया तो देखिए इस तरह से एक क्रोमोसोम और बनाया, है ना, और ये क्रोमोसोम इस तरह से हुआ, ये क्या है काइनेट। अब यहाँ पर भी ये क्या आ गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो गया। दोनों के बीच में याद रखना, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होगा। दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको एससी कहा जाता है। देखो तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और यहीं पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चों। क्रॉसिंग ओवर हमेशा कहाँ पे होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में होता है। ये पैकेटिन का करेक्टरिस्टिक्स हो गया। देखो जाइगोटीन को अगर देखिएगा तो जाइगोटीन में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर ये जो जाइगोटीन है ये साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन। देखो किसको हम लोग साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मान लीजिए एक क्रोमोसोम हुआ, एक क्रोमोसोम हुआ और ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या आता है, ये प्रोटीन आता है और इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो शादी ब्याह अगवा कराता है, तो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी एक तरह अगवा का काम करता है, जो दो क्रोमोसोम को आपस में क्या बनाता है, पेयर बनाता है। एक लड़का अमेरिका का, एक लड़के इंग्लैंड का, अमेरिका वाले को इंग्लैंड से शादी करवाना है तो बीच में मीडिएटर होगा, उस मीडिएटर का नाम क्या है, तो साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्पेशल प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये पेयरिंग बनता। ये जो पेयरिंग हुआ, ये जो पेयरिंग हुआ, इस पेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, इस पेयरिंग को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस किसका हो गया, तो जो साइनेप्सिस है ये करेक्टरिस्टिक्स हो गया जाइगोटीन का। ये देखो पहला फेज है जिसका नाम क्या है, लेप्टोटीन है। तो लेप्टोटीन में बेसिकली क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड। अगर सेल में अगर लेप्टोटीन को देखो, सेल में किसको देखो, मान लीजिए सेल बनाया और इस सेल का ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में आपको क्या दिखाई देगा, इस न्यूक्लियस में ये आपको ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम्स है जो किसके तरह दिखाई देगा, ये थ्रेड की तरह दिखाई देगा। क्लियर है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस है
इसमें क्या हो गया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, तो हम लोग कहते हैं लुक लाइक थ्रेड, तो ये हो गया। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है जो क्वेश्चंस जिसका नाम है, हम लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर है ना, कहते बायोरिएक्टर, कौन सा रिएक्टर, देखो ये बायोरिएक्टर है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, करेक्ट फॉर विच ऑफ द करेक्ट, कहते बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट, सही बात है। बायोरिएक्टर एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं और प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको बायोरिएक्टर कहा जाता है। इस तरह से बड़ा सा गोल सा सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, तो बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन देता है जिससे ग्रोथ ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा। कॉमनली यूज बायोरिएक्टर फॉर स्टीयरिंग टाइप, सही बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इम्पेलर होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, इम्पेलर होता है, और इम्पेलर क्या करता है, उसको मिक्स करता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग टाइप, करेक्ट है। बायोरिएक्टर यूज ए प्रोडक्ट स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, गलत बात है, ये कौन सा स्केल, लार्ज स्केल में होता है ना, लगभग है ना 100 टू क्या होता है 1000 ये लीटर्स होता है। बायोरिएक्टर हैव एग्रीगेटेड सिस्टम एज ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम एंड कंट्रोल, ये भी करेक्ट है, तो गलत कौन सा हो गया, तीसरा नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते किसका, तो फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, देखो क्या है, गैप 2 फेज, है ना, फिर कौन सा सिंथेसिस फेज, गैप 1 फेज, तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस, फिर क्या दिया साइटोकाइनेसिस, फिर क्या दिया कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए अगर सेल साइकिल को पूरा इस तरह से देखें, ये सेल साइकिल को, तो सेल साइकिल में अगर हम लोग पूरा देखें सेल साइकिल को, तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल को अगर पूरा हम लोग देखें तो इस तरह से ये सेल साइकिल है जहाँ पर एम फेज है, तो सबसे पहले कौन सा होता है प्रोफेज, फिर कौन सा होता है मेटाफेज, फिर कौन सा होता है एनाफेज, फिर कौन सा होता है टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं G1 फेज कहते हैं, फिर एस फेज, और ये क्या होता है G2 फेज। तो देखो सीक्वेंस, तो पहला किस कौन सा होगा, फर्स्ट होगा G1, फर्स्ट कौन सा होगा, देखो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट G1 हो गया, फिर उसके बाद कौन सा होगा, तो हम लोग कहते हैं सिंथेसिस, ये एस फेज हो गया, एस फेज, तो ये दूसरा होगा। तीसरा कौन सा होगा, तो हम लोग कहते हैं जो दूसरा होगा ये गैप होगा, गैप 2 होगा, देखो गैप 2 हो गया तीसरा फेज। फिर कौन सा होगा कैरियोकाइनेसिस, ये चौथा होगा, और लास्ट में ये होगा आपका साइटोकाइनेसिस। देखो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल, सही बात है, दोनों में क्या होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है। स्टेटमेंट 2 दिया, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिव लेस परमेबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होता है लेस्ट। देखो स्टेटमेंट 1 क्या है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है इनकरेक्ट है, दोनों में डबल मेम्ब्रेन होता है, ये बात करेक्ट है, लेकिन कहता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रिलेटिव लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये बात गलत है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है तो परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, ये आपका क्या है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्रिप्शन में यूज होगा, जो कि किसके लिए, तो ये डीएनए से क्या बनाता है, कि मान लें कि यहाँ डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए से क्या बनाना है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से आपको क्या बनाना है, इस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन करना है, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आपको दो चीज़ बनाना है, और क्या क्या बनाना है, तो हम लोग कहते हैं एसएनआरएनए, और दूसरा नाम क्या है टीआरएनए। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं आरएनए पॉली, ये कौन सा होगा थर्ड होगा, तो आरएनए पॉली थर्ड उसका काम हुआ। देखिए टर्मिनेशन है ना, ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे अगर आप देखो क्या देखेंगे हम लोग, ये डीएनए है, ये डीएनए है, और इस डीएनए में ये क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये फैक्टर लगा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंजाइम लगा है। अब ये इधर क्या बन रहा है,
ये पीछे पूरा का पूरा, ये पीछे क्या बन गया, ये पीछे ये mRNA बन गया, पीछे क्या बन गया, ये mRNA का ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये इनएक्टिव होगा, कब इनएक्टिव होगा, तो कहते हैं जब इसके साथ बाइंड हो जाएगा। क्या बाइंड हो गया, तो रो फैक्टर। तो रो फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये टर्मिनेशन कराता है, तो ये रो फैक्टर हो गया, है ना। तो देखो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन सा फैक्टर, ये रो फैक्टर करेगा। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन, देखिए किसको हम लोग स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन कहते हैं। ये HNRNA बना, इस HNRNA में बेसिकली क्या है, ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम है। और देखो इसके बीच बीच में कुछ नॉन फंक्शनल जीन हो, बीच बीच में कुछ नॉन फंक्शनल क्या होता है, ये सपोज नॉन फंक्शनल जीन है, ये नॉन फंक्शनल है जिसको हम लोग एक्सोन कहते हैं, ये फंक्शनल है जिसको हम लोग इंट्रोन कहते हैं। अब स्प्लाइसिंग का मतलब होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि एक्सोन को क्या करना, हटाना। तो एक्सोन को किसके मदद से हटाया जाता है, तो देखो एक SNRNP, तो स्प्लाइसिंग किसके मदद से होगा, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, है ना। प्रोटीन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स को SNRP कहते हैं। उसके मदद से ये क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग होता है एक्सोन का। टाटा बॉक्स ये किस में होता है, प्रमोटर्स में होता है, जो कि रो सिग्मा फैक्टर आकर RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है और RNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है। जब RNA पॉलीमरेज एक्टिवेट होता है तब ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है। देखो, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि ABO ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, फादर ब्लड ग्रुप एज B पॉजिटिव एंड मदर ब्लड ग्रुप एज A पॉजिटिव एंड चाइल्ड ब्लड ग्रुप क्या है, O पॉजिटिव। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, O पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा होगा, तो देखो माँ जो है कौन सा पॉजिटिव है, B पॉजिटिव, और बच्चा का O होता है, तो हर हाल में माँ क्या होगा, देखो IO होगा बाप, और माँ क्या है, देखो फादर जो है ये क्या है B पॉजिटिव हो गया, और मदर क्या A पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव हो तो क्या होगा IO होगा। अब इससे जो बनेगा ये IB होगा और एक IO होगा, इससे जो बनेगा एक IA और एक IO होगा, ये दोनों मिलेगा IAIB होगा। ये इससे मिलेगा IAIB IO होगा, और ये इससे मिलेगा तो ये क्या होगा IAIO होगा, और ये इससे मिलेगा तो IOIO। ग्रुप कौन सा हो गया O, ग्रुप कौन सा हो गया A, ग्रुप कौन सा हो गया B, ग्रुप कौन सा हो गया AB। क्लियर है, तो कौन सा होगा, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होगा तभी जाकर वो होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा 1 होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये सेशन था आज का, पूरा क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने सॉल्यूशन दिया। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा, अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखिएगा, गर्मी से बचते रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।